हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम +1 इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर करेंगे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज हम पहले से पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड और सप्लाई, सिर्फ दो चीज़ों का खेल है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अगर ये दो चैप्टर अच्छे से आपने कर लिए तो आपको लगभग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज द बेस फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक्स। तो डिमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सप्लाई में क्या है, अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई एक लाइन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, सिर्फ एक लाइन में। कैसे? अगर आपको डिमांड आता है तो डिमांड का ऑपोजिट सप्लाई है। दैट मीन्स जहां हमने डिमांड में एक ही चीज पढ़ी पूरे चैप्टर में कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यहां पर क्या पढ़ेंगे? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, सप्लाई भी घटेगी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें हम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई होती क्या है? देखो, सप्लाई का मतलब क्या है? एक प्रोड्यूसर ने कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस कर ली, एक फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली उसने। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करी 1000 यूनिट। प्रोडक्शन कितना किया? 1000 यूनिट का। कलर चेंज कर लो मैं इसका। वन 1000 यूनिट का, और उसमें से वो मार्केट में लेकर आता है 600 यूनिट्स फॉर सेल। बेचने के लिए कितनी यूनिट लेकर आ रहा है वो? 600 यूनिट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड सप्लाई। ये जो 600 यूनिट है ये सप्लाई है। दिस इज दिस सप्लाई। आगे सप्लाई का मतलब हुआ क्या? यानी कि सप्लाई का मतलब हुआ कि आपकी मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना सप्लाई करना चाहते हैं, उनकी विलिंगनेस क्या है। मतलब प्रोड्यूस तो 1000 यूनिट कर दिया, मार्केट में कितना लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूस कर दिया 1000 यूनिट, जैसे एग्जांपल बताया, और मार्केट में कितना लेकर आ रहे हैं? 600 यूनिट। तो ये जो 600 यूनिट्स हो गया, दिस इज कॉल्ड सप्लाई। अब अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन की बात करें तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई का मतलब, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल at alternative prices during a given period of time। अब सप्लाई का मतलब होता है इफेक्टिव सप्लाई बैक्ड बाय दो चीजें। पहली चीज, सप्लाई का मतलब हुआ क्या? प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर। अब उस सप्लाई में दो चीजें देखनी है। क्या उसकी एबिलिटी है? दैट मीन्स जितना वो चाहता है क्या उतना प्रोड्यूस कर सकता है, और जो भी हमारा गिवन टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक निश्चित समय पर कितनी सप्लाई करना चाहता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई। आगे सप्लाई में एक कंसेप्ट हम आगे पढ़ते हैं, स्टॉक एंड सप्लाई। दो चीजें पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होती है, इसको थोड़ा सा सिंपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके टेरेस पर, छत पर टैंक में पानी स्टोर किया हुआ है, दैट इज, उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे स्टॉक। और उसमें से पानी लीक हो रहा है या नीचे हम यूज कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? बेसिकली उसे हम बोलते हैं फ्लो। बट वो फ्लो क्या है? वो फ्लो ही क्या होता है? सप्लाई होता है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने इसमें समझने, स्टॉक एंड सप्लाई। तो देखो स्टॉक के बारे में क्या बताया है। स्टॉक के साथ एक खास बात होती है, स्टॉक को हम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हो तो कब कैलकुलेट करते हो? दैट इज 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। तो स्टॉक की खास बात क्या होती है? क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल इन अ मार्केट एट अ सर्टेन टाइम, मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का मेजरमेंट जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक जिसको सेलर बेचने के लिए तैयार है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कितना सेल करना चाहता है। तो जितना ज्यादा स्टॉक उतनी ज्यादा सप्लाई। स्टॉक कम तो सप्लाई कम।
स्टॉक को हमेशा, बार बार बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड पर कैलकुलेट किया जाता है, 31 मार्च, 31 दिसंबर। सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टॉक का एग्जांपल पढ़ते हैं हम। प्रोड्यूसर हैज प्रोड्यूस 200 चेयर, तो ये जो 200 चेयर हो गई ये इसका क्या हो गया, स्टॉक। इफ ही इज विलिंग टू सेल 50 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 300, 100 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 400, सो ऑन, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सप्लाई। कि भाई 200 चेयर प्रोड्यूस करी, उसका प्रोड्यूसर की विलिंग क्या है कि भाई वो 50 चेयर्स तो 100 रुपीज के, 300 रुपीज के अकॉर्डिंग बेचेगा, 100 चेयर वो सेल करेगा 400 के, तो ये जो 300, ये 50 चेयर्स हो गई, 100 चेयर्स हो गया, ये क्या हो गया उसका सप्लाई। तो सप्लाई किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिमांड में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, क्या कि डिमांड के साथ हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, दो चीजें पढ़ी थी। यहां पर भी वही है, एक हम सप्लाई की बात करेंगे और एक बात करेंगे हम क्वांटिटी सप्लाइड की। देखो क्वांटिटी वर्ड अगर लग गया, ये जैसे कि यहां पर क्वांटिटी वर्ड लग गया, तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब वर्ड क्वांटिटी लग जाए, चाहे वो डिमांड के साथ लग जाए, चाहे वो सप्लाई के साथ लग जाए, तो बस इतना ध्यान रखना है कि हर एक चीज फिक्स रहने वाली है। प्राइस फिक्स रहेगा नंबर 1, क्वांटिटी फिक्स रहेगी नंबर 2, नंबर 3 टाइम, कब हमने वो चीज परचेज करनी है या सेल करनी है। अभी हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो सेल से बात करेंगे। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, जैसे मैं सिर्फ ये वाला डेटा उठाता हूं, ये वाला टेबल, कि भाई प्राइस मेरा 20 रुपीज है और 20 रुपीज के ऊपर मैं 40 यूनिट सप्लाई करना चाहता हूं। प्राइस मेरा 20 रुपीज है, 20 रुपीज प्राइस के ऊपर मैं क्वांटिटी कितनी सप्लाई करना चाहता हूं, 40। तो इसको बोला जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या विलिंगनेस कर रहा है, वो कहता है कि भाई अगर प्राइस 10 रुपए होगा तो वो 30 यूनिट सेल करेगा, और अगर प्राइस 20 रुपए हो गया तो वो 40 यूनिट सेल करेगा, और अगर प्राइस 30 रुपए हो गया तो वो 50 यूनिट सेल करेगा, प्राइस 40 हो गया तो कितनी यूनिट सेल करेगा, 60। तो मतलब उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो प्राइस फिक्स किया उसने, ना क्वांटिटी फिक्स करी, ना टाइम फिक्स किया। मतलब वेरियस प्राइसेस एट वेरियस पॉसिबल टाइम, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, वेरियस पॉसिबल क्वांटिटीज, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई। इसके साथ क्या वर्ड लग गया, ओनली सिंगल वर्ड बोलते हैं उसको हम सप्लाई बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। जब आएगा क्वांटिटी, बस इतनी सी बात याद रखनी है, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जब क्वांटिटी वर्ड हट गया तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर अलग अलग रेट पर, अलग अलग 10 रुपए है तो 30 यूनिट बेचेगा, 20 रुपए तो 40 यूनिट बेचेगा, सो ऑन। ये सप्लाई शेड्यूल टेबल लिखा हुआ है। तो दो चीजें क्लियर है यहां से हमें, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसमें अगला टॉपिक, सप्लाई फंक्शन। देखो डिमांड फंक्शन वहां पढ़ा था, सप्लाई फंक्शन यहां पढ़ेंगे। तो सप्लाई फंक्शन क्या है, ये देखो यहां पर नीचे हमने Sx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, ये Sx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर आई जी एस, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो ये सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें बताता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, उसको ही हम सप्लाई फंक्शन बोल लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सप्लाई फंक्शन explains the relationship between supply of a commodity and its various determinants, जो मैं आपको अभी भी बताकर आ रहा हूं कि सप्लाई फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, वो सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। The determinants of supply are the factors which influences the supply of a commodity। अगर हम determinants की बात करें तो ये वो फैक्टर होते हैं जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो देखते जरा, ये Sx इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, Sx का मतलब होता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी x, f का मतलब होता है फंक्शन, px इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, i इज प्राइस ऑफ, i बेसिकली यहां लिखा हुआ है इनपुट कॉस्ट, g इज गवर्नमेंट पॉलिसी, s इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारा अभी डिटेल में पढ़ते हैं हम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके से सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
जैसे कि देखो पहला फैक्टर जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करता है वो होता है उसका खुद का प्राइस। द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस। हमें पता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। तो पहली चीज जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करेगी वो क्या होगी, उसका खुद का प्राइस। प्राइस बढ़ा सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर देखते हैं हम। अब दूसरा फैक्टर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किस तरीके से अफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो डिमांड में जब हम रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा ब्रॉडर पढ़ना पड़ता है। अब डिमांड में हमने रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे और फिर सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़े थे, दोनों पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से, विच आर डिमांडेड टुगेदर, और सब्सटीट्यूट विच कैन बी रिप्लेस बाय ईच अदर, जिसको हम एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। तो अब प्रोड्यूसर के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, अगर प्रोड्यूसर दोनों बेच सकता है तो दोनों बेचता है। अब जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें तो कोक एंड पेप्सी बढ़िया एग्जांपल बैठ जाते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए। तो एक प्रोड्यूसर तो दोनों सेल कर सकता है, प्रोड्यूसर बेसिकली एक ही चीज प्रोड्यूस करेगा, पेप्सी वाला पेप्सी प्रोड्यूस करेगा, कोक वाला कोक प्रोड्यूस करेगा, मार्केट में जो सेलर है वो तो दोनों बेच सकता है ना। तो अब ऐसा अगर आप सेलर हो तो आप कौन से प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाओगे, आप रिलेटेड गुड्स में उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाओगे जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अगर आपको प्रॉफिट कोक में ज्यादा है तो आप कोक की सप्लाई ज्यादा करोगे, कोक ज्यादा सेल करोगे। और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन पेप्सी में ज्यादा है तो एज अ सेलर आप क्या ज्यादा सेल करोगे, पेप्सी ज्यादा सेल करोगे। तो रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, अगर हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें, then the firm will shift to other related goods as supply will reduce, दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा उसकी सप्लाई ज्यादा, जिसमें प्रॉफिट कम उसकी सप्लाई कम। सिंपल सा नियम है रिलेटेड गुड्स के केस में, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल नहीं चलता है। फिर आता है इनपुट कॉस्ट। हमारा इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और क्या रह गया, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, लैंड, रेंट रह गया हमारा। तो ये जो इनपुट कॉस्ट है हमारी, अगर इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ जाए तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मतलब किसी चीज को बनाना कॉस्टली हो गया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस चीज की सप्लाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। रीजन, यार भाई कॉस्टली पड़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है नहीं, प्रॉफिट का प्रेशर हो जाएगा, इस वजह से वो क्या करेगा, उस चीज का प्रोडक्शन कम कर देगा। अब प्रोडक्शन कम कर दिया तो सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये चीजें सस्ती हो जाए, इनके सबके रेट कम हो जाए, तो अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो वो सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे में प्रोड्यूसर क्या करेगा, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। बट रिवर्स इफेक्ट क्या है, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी होती है। अगर किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा दे, जीएसटी जिसे कहते हैं, अगर किसी कमोडिटी के ऊपर जीएसटी इंपोज कर दिया जाए ज्यादा, तो भाई ऐसे में क्या होता है, उसके प्राइस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर की जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रोड्यूसर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने शुरू हो जाएंगे। अब प्रॉफिट मार्जिन कम है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी सप्लाई को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कम है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, तो सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से प्रोड्यूसर एनकरेज हो जाएगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेगा मतलब कि ज्यादा सप्लाई करेगा। सप्लाई कब ज्यादा होगी, जब सब्सिडी ज्यादा होगी। और अगर
टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी का इफेक्ट। इसको टैक्सेस का भी इम्पैक्ट कह सकते हैं कि अगर सब्सिडीज बढ़ जाए या घट जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, वैसे भी स्टडी किया जा सकता है इसको। देन लास्ट वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो क्या इंपैक्ट होगा, टेक्निक इंप्रूव होती है अगर प्रोडक्शन की तो होगा ये कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट कम कैसे हो जाएगी भाई, टेक्निक इंप्रूव, उसी खर्चे में हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो हम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर भी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। क्यों, पहले से लागत कम है, लागत कम है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो हम उसको क्या करेंगे, उसी प्राइस पर ज्यादा भी सप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, कौन ऑब्सोलीट यूज करेगा यार, कोई करेगा, कोई भी नहीं, और फिर भी कोई लड़ा अड़ा हुआ है कि उसको ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो भैया उसका ही नुकसान है। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा। अब वो अगर प्राइस बढ़ा दे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। तो जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता है तो लोग क्या होता है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर की बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइस राइज हो या ना हो बट सेम प्राइस पर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे, हमने सप्लाई का मीनिंग पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व की। तो होप आपको ये पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई समझ में आया होगा, जिसमें हमने सप्लाई के बारे में समझा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।